हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम रोज कंटिन्यू कर रहे थे हमारा जो संविधान स्रोत, हमने आपको जो फ्रांस लास्ट पढ़ाया था या फिर जो कनाडा था उसके बारे में पढ़ाया था, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले ये मेरा सुविचार है छोटा सा जो आपके लिए मैं डेली लाता हूँ। सफलता कोई दुर्घटना नहीं, यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखने, अध्ययन, बलिदान और सबसे बढ़कर आप जो कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं उससे प्यार करते हैं, उससे प्यार करते हैं। यही मतलब जो सफलता एक तरह का कोई दुर्घटना नहीं है, यानी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और वो सफल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें मेहनत करनी होगी, दृढ़ता लानी होगी, अपने अंदर रोज सीखना होगा कुछ न कुछ, जब हम कुछ सफलता की बुनियाद तक पहुंचेंगे, जो बुलंदी है उसे छू पाएंगे। अब हम आगे शुरू करते हैं अपना क्लास। जो संविधान के स्रोत चल रहे थे हमारे, उसमें आगे हाँ, ब्रिटेन। हमने ब्रिटेन के जो संविधान से हमने क्या क्या चीज ली है अपने संविधान में। ये एकल नागरिकता, जो कि सिटीजन, सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे हमारे भारत में हर एक इंडियन या जो भी भारतीय है उसे सिर्फ एक ही बात जाके वो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, या मैं बिहार से हूँ, कहीं से भी हूँ। वो सिर्फ कहेगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ। जैसे अमेरिका में हर एक वहाँ के राज्यों की एक अलग नागरिकता होती है, और पूरे जो देश है अमेरिका उसकी अलग नागरिकता होती है। वहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। हमारे यहाँ पर सिंगल नागरिकता यानी एकल नागरिकता है, सिंगल सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि ब्रिटेन में है सेम। और दूसरा हमने संसदीय प्रणाली ली है वहाँ से। जो संसद की जो सदन होंगे या फिर जो भी सिस्टम होगा, वो जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है। दो सदनीय प्रणाली मतलब आप तो जानते हैं, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, या फिर जो राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, जो कि 7 राज्यों में, 6 में, सॉरी, कैबिनेट प्रणाली हमने वहां से ली है। और रिट जारी करते हैं वो हमने वहां से ली है। और जो विधायी प्रक्रिया है, जो एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, जो विधायी प्रक्रिया है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज ली है। जो संवर्ती सूची है, जिस पर राज्य और केंद्र मिलकर कोई भी कानून बनाते हैं, जिसमें कि जनगणना, जो जनसंख्या है हमारी, संवर्ती सूची में ऐसी बहुत सारे टॉपिक हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। संवर्ती सूची में जो अलग टॉपिक है, मैंने जैसे कि आपको सिलेबस में बताया था कि हम ये भी एक टॉपिक को अपने को लेकर चलेंगे। और जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 108 में, जिसका जिसको कौन बुलाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आप कमेंट में जरूर बताना। इसको बुलाता कौन है और अध्यक्षता कौन करता है। आगे जो प्रस्तावना की भाषा है हमारी, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। जो प्रस्तावना जो 104 रूप में या फिर जो व्यवस्थित रूप में है जो हमारी, वो उसकी भाषा है जो प्रस्तावना की, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी सेशन। जो आयरलैंड है हमारा, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है अपने संविधान में। जो डीपीएसपी है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि जैसे कोई राज्य एक किस बुनियाद पर बनेगा, या उसके क्या क्या क्रम होंगे, कि उसको क्या क्या करना है अपने राज्य में लोगों के लिए, किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करना है, या फिर क्या न्याय संगत दशाएं होती हैं काम की, वो सारी चीजें डीपीएसपी के अंदर आती हैं। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है, यानी कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाला जो प्रणाली बनाई जाती है, जैसे कि लोकसभा के, राज्यसभा के या विधानमंडल, जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य जो जो भाग लेते हैं, वो सब जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, वो वाली हमने आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होता है, यानी जो 12 सदस्य राष्ट्रपति नामांकन करते हैं राज्यसभा में, जो कला, संस्कृति, खेल और विज्ञान, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ उसमें योगदान देता है अपने क्षेत्र में,
उसको राष्ट्रपति राष्ट्रसभा में नामांकित करते हैं, जो 12 सदस्य हैं उनके। और जर्मनी के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों के निलंबन से जो संबंधित आपातकाल है, जो आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों के जो निलंबन होते हैं या फिर मौलिक अधिकार के जो निलंबन से संबंधित है, वो हमने जर्मनी से लिया है। और जर्मनी में जो संविधान है उसका नाम क्या है, जर्मनी के संविधान का नाम क्या है, ये एक अच्छा पॉइंट है। जो बाइमर वहाँ के संविधान को कहते हैं हम बाइमर। जैसे बहुत से संसदों के नाम में, जैसे जापान की संसद का नाम है डाइट, ऐसे वहाँ के संविधान का नाम है बाइमर, वहाँ पे संविधान को बाइमर कहते हैं। आगे की स्लाइड में अब हम अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो हमारा संविधान की जो हिस्ट्री क्या रही, यानी कि वो किस प्रकार से लोगों ने उसके बारे में बताया या फिर किसने कहाँ से संविधान की शुरुआत की थी। उसके बाद हमने पढ़ा संविधान की सभा। अब तीसरा टॉपिक हमने लिया था जो संविधान के स्रोत है, यानी हमारे संविधान में क्या क्या चीज कहाँ से ली गई है। अब आगे हम अपने सिलेबस में जो मैंने आपको दिखाया था प्रेम्बल, जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको टॉपिक में जो अपने सिलेबस में बताया था कि प्रस्तावना के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि उसके बारे में किसने क्या कहा, यानी प्रस्तावना में क्या चीज है। वो प्रस्तावना हमारी जो 13 दिसंबर 1940 को जो थर्ड सिटिंग हुई थी पंडित नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था, उस संविधान सभा द्वारा उसको 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी जवाहरलाल नेहरू ने की प्रस्तावना के रूप में कि किस प्रकार हमारा संविधान हुआ या फिर क्या होगा, उसमें उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था थर्ड सिटिंग में। उसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना जो संविधान सभा द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया प्रस्तावना के रूप में। जो एक जज हुए थे एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान की उन्होंने आत्मा कहा है। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 32 है उसके बारे में संविधान की आत्मा कहा है, इसी प्रकार जो जज हैं एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। यानी प्रेम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान जो संविधान है हमारा वो प्रस्तावना का आत्मा है वो चीज एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। आगे हम देखते हैं जो प्रस्तावना हमारी है जो गैर न्यायिक है, यानी कि इसके जो प्रावधान है वो किसी भी न्यायालय से लागू नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार डीपीएसपी के कोई भी नियम या फिर डीपीएस में कोई राज्य में जो चीजें लिखी हैं, जैसे हम अपने मौलिक अधिकारों को निलंबन या फिर उसका कोई खंडन करता है या फिर हमारा मौलिक अधिकार छीनता है, उसको हम न्यायालय में जाकर उसके प्रति कोई वकील या लेकर अपना केस लड़ सकते हैं या फिर केस दायर कर सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना में जो चीजें लिखी हैं उसके बारे में कोई भी अगर सरकार नहीं मानती है या फिर नहीं कुछ होता तो उसको हम किसी भी न्यायालय से जाकर लागू नहीं करा सकते हैं। जैसे डीपीएसपी में है, उसके भी कोई जो पॉइंट्स हैं उसको हम न्यायालय में जाकर लागू नहीं करा सकते, वो नॉन इनफोर्सेबल है, यानी उन्हें फोर्स से या फिर फोर्सेबल कुछ भी काम नहीं कराया जा सकता उनके प्रति। आगे हम चलते हैं कि प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि भारत का संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। यानी जो प्रस्तावना हमारी है उससे हमें पता चलता है कि हमारा संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। जैसे जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हमारा सर्वोच्च होगा, जो गणतंत्र में है हमारा, जैसे जो भारत का प्रथम नागरिक हो वो भी चुन के आएगा, न कि ब्रिटेन की तरह पदवाइज या राजा तो पुत्र राजा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट जो नागरिक है वो भी चुन के आएगा और राजा है वो भी समान है और प्रजा भी समान है, सब समान है यहाँ पर। ऐसा नहीं उसे विशेष अधिकार होंगे या फिर जो हर एक मेंबर चुन के जाएगा हमारे द्वारा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे हम हटा भी सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक कोई भी सरकार कोई अच्छा काम नहीं करती है या फिर कोई कानून के प्रति जो संविधान है हमारे उसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाती है या फिर उसे खंडन करती है तो हम उसे हटा भी सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ अभी हमारे अतीत में। भारत का संविधान अपना अधिकार जनता से प्राप्त करता है। अब जब हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं,
उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द क्या क्या थे? समाजवाद, जो समाजवादी है, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, अखंडता, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे उसमें, जो पहले नहीं थे। कहते हैं कि संविधान में जो प्रस्तावना में अभी तक उसमें कभी भी संशोधन नहीं हुआ था। ये एक लास्ट मात्र एक संशोधन हुआ है अब तक, जो इंदिरा गांधी के टाइम पर संशोधन हुआ था 1946 में, 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। इसके आप नोट कर लीजिए, इसे आप यहाँ से, मैं इस स्लाइड को आगे बढ़ाता रहूंगा, आप नोट करते रहना। इन चीजों को एक बार और रिपीट करा देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो जैसे कि मैं हमारी वीडियो में अपनी मैं दोबारा रिपीट कराता ही हूँ कि जिससे कि आपको क्लास में याद हो जाए वो चीज़ें, या फिर आप उसके बाद दोबारा कभी भी इसको खोलें तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाए वो सारी चीज़ें। हम पढ़ते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है, जो सिंगल सिटीजनशिप है। संसदीय प्रणाली ली है वहाँ से, द्विसदनीय प्रणाली ली है हमने। जो कैबिनेट प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ली है। जो रेट दायर होती है, रेट होती हैं, वो भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। जो विधायी प्रक्रिया है वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीज़ ली है? समवर्ती सूची, जो जनसंख्या वगैरह जो भी समवर्ती सूची में रखा है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कोई भी कानून बनाते हैं, कोई भी चीज़ होती है वो समवर्ती सूची में रखी जाती है, वो भी हमने वहाँ से लिए। जो संयुक्त बैठन है, जो संयुक्त बैठन का प्रावधान है वो भी हमने वहाँ से लिया है। और ये क्वेश्चन था, जो बुलाता कौन है? इसे राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही करता है। ये आर्टिकल 108 में। और जो प्रस्तावना की भाषा भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में कौन कौन हुआ वो। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकन करता है, वो भी हमने वहां से ली है। और जर्मनी से हमने जो मौलिक अधिकार हमारे आपातकालीन के दौरान निलंबित होते हैं, या फिर कौन कौन अधिकार निलंबित हो जाते हैं, वो भी हमने जर्मनी से लिया है। और ये जर्मनी जो वहां के संविधान का नाम है वो प्रेम्बल के बारे में एक क्वेश्चन ये वाला मैंने बहुत एग्जामों में देखा है, इस पे हम स्टार पॉइंट लगाएंगे। जज एम हिदायतुल्लाह ने जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, उस प्रस्तावना को जो थर्ड सिटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, देश का प्रस्ताव, जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना हमारी गैर न्यायिक है, इसे कोई भी न्यायालय से जाकर इसके किसी भी पॉइंट को हम लागू नहीं कराया जा सकता। प्रस्तावना से पता चलता है कि जो संविधान है हमारा, वो जनता से अपना अधिकार प्राप्त करता है। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, उसके तहत उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द। अब इस पर आधारित या फिर थोड़े बहुत मैं पॉइंट्स लाया हूँ, अगर आपको वो क्वेश्चन लाया हूँ वो आपको अच्छे लगे तो हम रोज कंटिन्यू करेंगे उसे। आप हमें कमेंट कर देना उसके बारे में। अगर आप उस पर अच्छी कमेंट करेंगे तो मैं पक्का डेली कंटिन्यू करूंगा, जिससे आपको रिवीजन भी होता रहेगा। ये आपके ऊपर है कि आप कमेंट करते हैं कि नहीं, नहीं तो मैं इसे हटा दूंगा, आगे अपनी जो सिलेबस है वही कंटिन्यू करूंगा। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका आंसर है कि राज्यों का संघ कहा गया है। जो what हैज बीन कॉल्ड इंडिया इज आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट,
मतलब आर्टिकल फर्स्ट में संविधान के क्या कहा गया है इंडिया को? द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे हम देखते हैं, किस शब्द का उल्लेख 1950 में लागू हुई संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? यानी कि जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम पे कौन कौन से शब्द नहीं थे? इसका आंसर है एक और दो दोनों, यानी समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। ये दोनों शब्द उस टाइम पर 1950 के संविधान में जो लागू हुआ उसमें नहीं थे। आगे क्वेश्चन है, किस केस के द्वारा निश्चित किया गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? यानी जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान से अलग नहीं है, उसका अभिन्न अंग है एक तरह से। ये इसका आंसर है केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 का है। और चौथा क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख करती है? यानी कौन सा आर्टिकल जो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है उसका उल्लेख करता है? वो है आंसर 9वीं। मूल ढांचा शब्द की अवधारणा किस केस द्वारा निश्चित किया गया? इसका आंसर आप दीजिए, या फिर हम इसे आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में करना। आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रखेंगे हम, और वैसे भी आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा कल से, जो है मौलिक अधिकार हैं जो हमारे। जो कि भाग 3 में है, आर्टिकल है इसका 12 से 35। ये हम कल से शुरुआत करेंगे इसकी। और ये हमारी आज नई टी शर्ट आई है, आपको बताना है कमेंट करके कि कैसी लग रही है, और अच्छा लोगो है हमारा। और आप इस लोगों को ध्यान में रखकर ही आप रोज कमेंट करना, और या फिर हमारे जो हमारा जो चैनल है गोल क्लासेस, उसे सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना है आपको, क्योंकि आपकी सपोर्ट से धीरे धीरे जो सपोर्ट होगा आपका, उससे ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। और रोज हम आपके लिए कुछ अच्छा ही लाएंगे। और जो आपका सिलेबस हमने शुरुआत की है उसे पूरा एक दिन जल्द से जल्द हम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिटी के बाद में हमें और भी टॉपिक लेने हैं, या फिर उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीने भी ज़्यादा लंबा समय है, क्योंकि पॉलिटी फिक्स क्राइटेरिया उसका, वो थोड़ा हम जल्दी करेंगे उसे कंप्लीट करने की, क्योंकि आगे जो भी है हिस्ट्री और या फिर वो भी टाइमिंग में आपकी होती रहे। शेयर जरूर करना और लाइक करना है इसको, और कमेंट्स तो मैं आपको कहता ही रहता हूँ। आपकी कमेंट से पता चलेगा किस चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट और करना है। धन्यवाद। आज की वीडियो